ओके। तो हमने अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ लिया था। जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां। देखिए, शाहजहां 1628 ईस्वी में, ओके, ये सब डेट्स याद रखने हैं। 1628 ईस्वी में पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। आम लोगों के बीच वह ताजमहल के निर्माता के रूप में लोकप्रिय है। तो शाहजहां जिसे सबसे ज़्यादा लोग याद करते हैं वो उसके जो एक कंस्ट्रक्शन था ताजमहल। तो ताजमहल बनवाया, इस तरह से जानते हैं शाहजहां को ज़्यादातर लोग। बुंदेलखंड और दक्षिण भारत के विद्रोहों को उसने दबाया। तो जब शाहजहां का शासन चल रहा था, गद्दी पर था, तो उस समय बुंदेलखंड और साउथ इंडिया के स्टेट्स में जो है विद्रोह हुआ था इसके खिलाफ, यानी कि वो चाहते थे अपने आप को आज़ाद करना। उस विद्रोह को दबाया शाहजहां ने। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दक्षिण भारतीय राज्य को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, और मिलिट्री कैंपेन करके शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा, जो कि उस समय मजबूत राज्य थे साउथ में, उनको भी जो है अपना जो है सबॉर्डिनेट स्वीकार किया, यानी उन्होंने उसको अपना राजा माना। पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल्ख और बदख्शां पर आक्रमण किया। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न हमारा बाउंड्री था, यानी जो पाकिस्तान, आज का अफ़गानिस्तान पाकिस्तान एरिया है जो इंडिया से लगा हुआ है, उस तरफ से अपने आप को, अपने किंगडम को सिक्योर करने के लिए इसने वहाँ भी अटैक किया। सेंट्रल एशिया में बल्ख उस समय कहा जाता था और बदख्शां कहा जाता था। ये एरियाज़ थे उस समय, उनका नाम बल्ख और बदख्शां। वहाँ तक इसने अटैक किया और अपना एक इन्फ्लुएंस वहाँ भी इस्टेब्लिश किया। कंधार को एक बार पुनः अपने अधिकार में किया, और इसने कंधार को भी जीत लिया था और अपने उसमें मिलाया, लेकिन वो स्टेबल नहीं रह पाया इसके किंगडम में, वह स्थायी नहीं रह सका। असम के कामरूप क्षेत्र पर अधिकार किया। तो जो आज हम असम जानते हैं, आज का प्रॉपर असम, उस समय असम कहते थे, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हो जाता था। तो असम का कामरूप, जो आज का प्रेजेंट डे असम है, उस क्षेत्र पर भी इन्होंने शाहजहां ने कब्जा किया। तो इस प्रकार उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य और मजबूत हुआ। तो जहांगीर के शासन में जितना था मुगल साम्राज्य, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया शाहजहां ने। मुगल राज्य की सीमाएं भी इस समय बढ़ी। तो ही एडेड न्यू टेरिटरीज टू द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य में इन्होंने और नए क्षेत्र जीत के, जो अभी हमने पढ़े कि जैसे बीजापुर और गोलकुंडा को भी अपने उसमें शामिल किया, उधर कंधार और बल्ख बदख्शां को भी अपने एक इन्फ्लुएंस में लिया, इधर बंगाल से आगे कामरूप असम जो है उसको भी ऐड किया। तो उसने एक टेरिटरी बढ़ाया कई जगह। राजनीतिक रूप से शाहजहां का काल मुख्यतः शांतिपूर्ण रहा। तो पॉलिटिकली जो है उसका जो रूल था, इट वाज मोर और लेस पीसफुल। न इनके दरबार में किसी ने वैसा कुछ विद्रोह किया इनके खिलाफ विशेष, या न कहीं एरियाज में बड़ा कोई वैसा बगावत हुई। तो कंट्रोल में रहा इस समय मुगल एम्पायर जो है शाहजहां के। यद्यपि हाँ, हम्म रेड फोर्ट और जामा मस्जिद। रेड फोर्ट और जामा मस्जिद शायद मेरे ख्याल से इन्होंने ही बनवाया है, शाहजहां ने। हाँ। तो यद्यपि मध्य एशिया, देखिए एक्चुअली क्या था कि इसके समय में, शाहजहां के समय में, कि पीस मेंटेन करने के लिए तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे जिसमें लोग काम काज करते रहे। ठीक है, तो जब लोग
काम काज करते रहते हैं तो पीपल हैव जॉब्स, लोगों को काम, जैसे ताजमहल बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके बाद यहाँ लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, तो ये सब बनाने के कई कारण थे। एक तो था कि ये क्या होते हैं, ऐसे जो बिल्डिंग्स होते थे या ऐसे जो कोई आर्किटेक्चर्स होते थे, वो एक हॉलमार्क होते थे, एक पहचान होते थे किसी एम्पायर की। तो ये एक तरह से मुगल एम्पायर का पहचान को और बढ़ाना चाहते थे, उसकी आइडेंटिटी, उसके जो है प्रेस्टीज को। तो एक तो इस कारण बनवाया। दूसरा था कि उस समय जो है लोगों को कुछ काम मिला रहे, तो इससे लोग क्या है, शांत रहते हैं। लोग देखिए, लोग अगर खाली बैठे हैं, काम नहीं है, तो फिर क्या है, लोगों के दिमाग में खुराफात आता है। और लोग अगर काम में लगे हुए हैं तो वो दिमाग शांत रहता है। तो कई ऐसे बड़े बड़े इन्होंने बहुत जगह कंस्ट्रक्शन करवाया। उसका कारण था कि लोग कुछ काम काज में लगे रहे, ताकि लोगों का घर भी चलता रहे और एक ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। तो इस कारण भी इस तरह के इन्होंने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, क्योंकि देखिए लड़ाई जीतने के लिए बहुत कुछ था नहीं, इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ, मुगल एम्पायर इनको मिला था इतना बड़ा, तो और उसके बाद कुछ एरिया जो थे जो पहले से नहीं ये हुए थे, तो उनको भी इसने ऐड किया शाहजहां ने। तो बहुत कुछ लड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए था नहीं, एम्पायर ऑलरेडी मिला था बहुत बड़ा। ठीक है, तो उस समय था कि उसको एक पीसफुली कैसे मेंटेन किया जाए, और पीसफुली मेंटेन करने के लिए जो था, तो इसने ये लोगों को काम वाम में लगा दिया था, जहाँ तहाँ बड़े बड़े इस तरह के आर्किटेक्चर्स में, ताकि लोग कामकाज में व्यस्त रहे और दिमाग इधर उधर खुराफात में नहीं जाए। तो ये भी कारण था इस तरह का कई बिल्डिंग्स बनवाने का। हाँ, तो देखिए, यद्यपि मध्य एशिया के अभियान द्वारा प्राप्त क्षेत्र पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। तो सेंट्रल एशिया में जो अफगानिस्तान से और आगे ईरान तक गए थे, जो उस समय बल्ख और बल्शा कहते थे, तो वो एरिया वो अपना जीत के आए थे, लेकिन फिर उधर जो है वो लोग इंडिपेंडेंट हो गया। तो इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया कि चलो, क्योंकि वहाँ तक ये चाहते थे कि उधर से कोई आए नहीं अटैक करने, तो वो इनका काम हो गया था। तो लगभग शाहजहाँ का रेन पीसफुल रहा, और इसीलिए शाहजहाँ का थोड़ा सा आर्ट्स और इस सब में रुचि भी था ज़्यादा, स्कल्पचर वगैरह में। तो इनके समय में काफ़ी जो है इन्होंने इस तरह का मॉन्यूमेंट्स या पेंटिंग्स और इन सब चीज़ों, आर्ट्स और इस सब पे ध्यान दिया जो है। खैर, तो शाहजहाँ जो है एक तरह से लिबरल किंग के रूप में याद किया जाता है, और ही वॉज मोर और लेस फेयर टू पीपल, और जो है बहुत सारा आर्ट्स, आर्किटेक्चर, इन सब पर ध्यान दिया, बनवाया बहुत सारी चीज़ों को, पेंटर्स, इन सब को। ही वॉज हिमसेल्फ अ गुड पेंटर, गुड, ही वॉज स्कॉलर। तो और बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जो है शाहजहाँ ने। हाँ, पेंटिंग्स नहीं नहीं नहीं, रियल पेंटिंग्स है उनकी उस समय की, उसका फोटोग्राफ डाला गया है। हाँ 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 हाँ, इनके भी इसमें, मैंने इन लोग के दरबार में कई सारे ऐसे बड़े बड़े म्यूजिशियन, पेंटर्स, ये सब स्कॉलर्स होते थे, उनसे वो बनाया करते थे राजा की। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, औरंगजेब का शासनकाल। तो हमने देखा कि शाहजहाँ कब बना राजा, 1628। और देखिए 1656 ईस्वी में, यानी 28 साल बाद, 28 साल लगभग शासन किया इसने। 1656 ईस्वी में बादशाह शाहजहाँ बुरी तरह बीमार पड़ गया। सब लोग यह मानने लगे कि कुछ दिनों में वह मर जाएगा। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ये 4 लड़के थे शाहजहाँ के, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। और ये चारों ही बादशाह बनना चाहते थे, क्योंकि उस समय क्या था कि एक बड़ा एम्पायर बना हुआ था, और जो बच्चे होते थे वो सोचते थे कि हाँ, अगला राजा हम बन के और खूब ऐश करेंगे। तो ये चारों जो है बादशाह बनना चाहते थे, और इनमें आपस में राइवलरी हो गई काफ़ी ज़्यादा बादशाह बनने के लिए। शाहजहाँ ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो शाहजहाँ ने क्या किया, दारा को जो है अपना
उत्तराधिकारी घोषित किया, मगर उसके बाकी के 3 लड़कों ने इस बात को नहीं माना। लेकिन बीमार था और अब उसकी कोई सुनना नहीं चाहते थे, राजकुमार सब जो थे ये सब। तो दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद चारों में एक बहुत फियर्स कंपटीशन, राइवलरी शुरू हो गई राजा बनने के लिए अगला। तो इन्होंने क्या किया कि जब शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो बाकी बेटों ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने अपनी अपनी सेना लेकर तख्त पर अधिकार के लिए आगरा की ओर चल दिए। तो चारों जो है अपनी अपनी सेना लेके कब्जा करने के लिए आगरा, जो कि उस समय की राजधानी हुआ करती थी, तो आगरा की ओर चल दिए। हाँ, यस। तो चारों भाई जो है वो राज पर कब्जा करने के लिए अपनी अपनी सेना लेकर आगरा की ओर चल दिए। हाँ, 4 बेटे पूछे जाते हैं अक्सर।
तो दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ठीक है, तो भाइयों, अच्छा इसमें सबसे बड़ा दारा ही था, ठीक है ना। भाइयों के बीच कई युद्ध हुए, अंत में औरंगजेब सफल रहा। वह, हाँ बाकी को उसने, हाँ लड़ाई में मारे गए बाकी लोग, बाकी जो है अंत में औरंगजेब सफल रहा। वह अपने पिता के जीते जी शासक बन गया। शाहजहां को उसने 8 वर्षों तक कैद में रखा। ठीक है, तो शाहजहां को उसने कैद में भी रखा था 8 साल तक। इसके कारण उसकी आलोचना होती है। हाँ, तो वो उसको ऐसे जगह रखा गया था जहां से उसको ताजमहल दिख सके। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो वहीं उसको रख, हाँ। हम्म हम्म। तो औरंगज़ेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की। तो औरंगज़ेब ने कोशिश किया कि उस समय जो उसे मिला था मुग़ल एम्पायर, उसको और एक्सपैंड कर सके। इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम राज्य को अपने अधीन किया। तो अहोम राज्य जो असम उस समय का, तो एक्चुअली कामरूप, कामरूप, हाँ। तो एक्चुअली ये उस समय जैसे आसाम में भी है ना, तो अलग अलग थोड़ा सा एरियाज उस समय थे, क्योंकि उस समय आज की तरह स्टेट नहीं थे, ट्राइबल एरियाज होते थे। ठीक है, तो लोअर असम जो था उसको कामरूप कहते हैं। एक्चुअली असम आज अगर आप देखिएगा तो जो लोअर असम जो यानी कि रिलेटिवली लेस हाइट के एरियाज हैं या प्लेन एरियाज हैं, ठीक है, तो उनको कामरूप कहते हैं। और जो हायर एरियाज थे, ठीक है ना, वहाँ और आगे का उधर का जो नागालैंड इधर का जो पूरा इलाका है, बाकी आगे का मत नॉर्थ ईस्ट, हाँ हाँ हाँ, तो वो सब उसको जो है उस समय वो मतलब अहोम अहोम रूलर्स का उसमें रूल था। ठीक है, एक्चुअली वो, हाँ अपर अपर पार्ट जो था नॉर्थ ईस्ट का, उधर जो है अहोम जो है वो ब्राह्मण जैसे ही एक ट्राइब्स थे, मतलब ब्राह्मण कास्ट के ही जैसे थे, तो वो उनका रूल चलता था। ठीक है ना, तो उसको जो है इन्होंने अहोम राज्य बोला है। ठीक है, तो बाकी जो यानी कि कामरूप तक तो इनका हो गया था शाहजहां के समय। कामरूप के आगे लोअर पार्ट से आगे जो है उसको पूरा हायर पार्ट्स को भी कब्जा में किया जो है। लेकिन यह अस्थायी, लेकिन इट वाज नॉट स्टेबल, क्योंकि देखिए हिली एरियाज ये सब को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। हिली टेरेन को, क्योंकि बाहर के लोग वहाँ उतना उस तरह से रह नहीं पाते हैं, और हिली पीपल जो है वो अपने आप को मतलब इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो ये बहुत वो जीत लिया, लेकिन उस पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चला सका जो है। दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को 1686-87 में मुगल राज्य में मिला लिया गया। तो बीजापुर और गोलकुंडा जो पहले जस्ट वो सबॉर्डिनेट अपने आप को मान लिए थे, ठीक है ना, यानी कि शाहजहां के समय उन्होंने कहा कि ठीक है आपको हम अपना सम्राट मानेंगे, तो वो अपना शासन खुद चला रहे थे, एक्सेप्टिंग शाहजहां एज द रूलर। लेकिन अब उसको जो है एम्पायर में ही मिला लिया औरंगजेब ने। ठीक है, डायरेक्ट रूल अपना उस पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया। तो औरंगजेब के समय जो है लार्जेस्ट रहा मुगल एम्पायर। अगर मुगल्स में कहें कि सबसे बड़ा एम्पायर किसका था, किसके समय में था, तो दैट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब, हाँ औरंगजेब ने जो है, और सबसे ज़्यादा जो एम्पायर था मुगलों में किसी के समय, दैट वाज ड्यूरिंग औरंगजेब्स पीरियड। जैसे कि एक समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय या अशोक के समय था, उसी तरह मतलब औरंगजेब का भी एम्पायर सबसे बड़े एम्पायर में से था, जो पूरा, जिसमें अफगानिस्तान से लेके इंडिया का पूरा पार्ट
लगभग उसके अंडर कंट्रोल में था। तो राज्य के इस विस्तृत रूप ने कई नई समस्याएं औरंगजेब के समक्ष खड़ी कर दी। लेकिन हुआ क्या इससे कि देखिए, अब जैसे अकबर था या बाबर था या उसके बाद हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, तो जैसे बाबर था तो बाबर ने क्या किया था कि अपना एरिया जितना था अटैक करके और आगे अपने मतलब कहीं जीता था या भेज दिया था अपने फौज को, तो वहाँ अपने गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए थे, वो रूल कर रहे थे, जिनको कि बाद में हमने पढ़ा मुफ्ती आमिर जो भी कहते थे, बाद में फिर अकबर वगैरह ने भी। तो ये लोग ये बात समझते थे कि देखिए इतना बड़ा एरिया है, उसको डायरेक्टली एक जगह से रूल करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, और एक जगह से अगर हम उसको कोशिश करेंगे रूल करने का तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने वहाँ अपने अपने गवर्नर्स या तो अपॉइंट कर दिए थे, या जिनको कि सूबेदार कहते थे, जैसा आपने पढ़ा था अकबर के समय, या इन लोगों ने वहाँ के राजा को ही रूल करने दिया था, बस ये उनको मनवा के कि हाँ आप हमारे सम्राट हैं, यू आर आवर एम्परर, और उनको ये समय समय पर टैक्स वगैरह देते थे, बाकी अपना वो किंगडम खुद रूल करते थे। तो जैसा कि बहुत से एरियाज में अकबर ने भी किया था और बाद के लोगों ने किया। तो औरंगजेब ने क्या किया कि जैसे कि देखिए, इससे पहले अभी आपने पढ़ा कि शाहजहां ने क्या किया कि उसने बीजापुर और गोलकुंडा को सिर्फ अपना एक सबॉर्डिनेट मान के जो है और उसको छोड़ दिया था। वहाँ के राजा अपना रूल कर रहे थे, बस मुगल एम्परर को अपना एम्परर मानते थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि सारी टेरिटरीज को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेने का कोशिश की। तो इतना मैंने कहा कि एम्पायर उसका सबसे बड़ा था, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट रूल में आ गया, इतना बड़ा एरिया मुगल्स के। लेकिन इतना बड़ा एरिया को एक जगह से गवर्न करना, वो इट वाज नॉट पॉसिबल। और इसके कारण जो है वो क्या हुआ कि दिक्कतें आने लगी, रिवोल्ट्स होने लग गया, उनको कंट्रोल करना मुश्किल था, क्योंकि एक जगह से आप कहाँ कहाँ फौज भेजते रहोगे। लेकिन औरंगजेब काफ़ी एम्बिशियस था, वो ये दिखाना चाहता था कि हाँ मुगलों में हम एक महान हम भी हुए, जैसे अकबर हुए, हमारा सबसे बड़ा एम्पायर हुआ। तो ये सब जो है एक जगह से बहुत बड़े एम्पायर को गवर्न करने के कारण बहुत तरह की दिक्कतें औरंगजेब के समय आई। देखिए क्या क्या आया। तो राज्य के इस विस्तृत यानी इतना एक्सटेंडेड जो स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, तो इसके कारण कई नई समस्याएं आ गई। इनमें एक था वेतन के मद में मिलने वाले जागीरों की कमी। तो जो जागीर दिए जाते थे, ठीक है, ऑफिसर्स को, तो जो देखिए आपने पढ़ा कि जो मुफ्ती होते थे या बाद में आपके ये होते थे, क्या बोलते हैं, आमिर होते थे, और फिर मनसबदार जो होते थे पहले से, तो मनसबदार कैसे बनाए जाते थे, उनको कोई एरिया दे दिया जाता था कि ठीक है इसके यहाँ से आप अपना जो है कलेक्ट करिए टैक्स वगैरह और अपना फौज मेंटेन करिए, और उनको उसमें से सैलरी दिया जाता था। अब जब सारा एरिया को आप अपने ही अंडर में ले लोगे तो आप दोगे क्या एरिया मनसब में, ठीक है। तो ऐसे तो एरिया देने के लिए कम पड़ गया, क्योंकि डायरेक्टली सब तो ले लिया मुगल एम्परर नहीं अपने अंडर में। तो ये है कि इनमें फर्स्ट प्रॉब्लम जो था, इनमें एक था वेतन के मद में मिलने वाले जागीरों की कमी, यानी कि जो एक प्रॉपर्टी के रूप में दिया जाता था स्टेट वगैरह, वो क्योंकि सारा तो आ गया एम्पायर में ही, तो आप नया एरिया कहाँ से दीजिएगा। तो क्योंकि प्रशासनिक वर्ग का स्वरूप साम्राज्य फैलने से काफ़ी बढ़ गया था और उनके लिए जागीर कम पड़ने लगी, तो इन्होंने जब इतना बड़ा एरिया अपने डायरेक्ट रूल में ले लिया, तो उसके लिए आपको उतने ऑफिसर्स चाहिए थे मैनेज करने के लिए। तो ऑफिसर्स को आप स्टेट कहाँ देते उनका खर्च चलाने के लिए, क्योंकि सारा स्टेट तो आप ही के अंडर में आ गया था। तो इसने पूरे राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि पूरा एक जो है केओस जैसा सिचुएशन हो गया कि भाई ऑफिसर्स
आपको अपॉइंट कर दिए, उनको आपको देने के लिए एस्टेट नहीं है, सैलरी नहीं है, तो कैसे मैनेज करिएगा? है ऑफिसर्स भी काम नहीं करना, क्योंकि उनको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था तो वो काम नहीं कर रहे। तो इससे पूरा जो रूल है वो डिस्टर्ब हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला, पहले के जो लोग थे, राजा थे, उनको इस चीज़ की समझ थी कि इतना बड़ा एरिया को गवर्न करना और एक जगह से, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। और औरंगजेब ने वही करने की कोशिश किया, तो उससे क्या हुआ, एक पूरा डिजास्ट्रस सिचुएशन बन गया, और इसके परिणाम घातक रहे, जो आगे मुगल राज्य के पतन के कारक महत्वपूर्ण हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि आगे डिस्टेबलाइज हो गया मुगल एम्पायर, और फिर आपने देखा कि इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ये सब बिखर गया जो है, और सब जो है, जो भी प्रोविंसेस थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए आगे चल के, जो आपने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया में। तो औरंगजेब के बारे में हमने देख लिया। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, तो अब जो है मुगल साम्राज्य धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। तो व्हाट वर द रीजंस? बहुत दिन तक तो नहीं किया, मतलब यही आपके लेकिन हाँ तो मतलब समझ लीजिए कि लगभग 30-35 साल उसने भी शासन किया जो है। हाँ तो उसके बाद लड़ाई वगैरह हुई, तो मतलब मान लीजिए कि 1660 के आसपास वो जो है राजा बना था, क्योंकि लड़ाई वगैरह चलती रही, फिर जो है धीरे उसको इस तरह से। हाँ 47 साल, मतलब मान लीजिए 35 ईयर्स, ठीक है। फिर बाद में तो बीमार उमार होके कम हो गया था। तो देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, तो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। तो कमिंग ऑफ 18th सेंचुरी जो है, मुगल एम्पायर जो है वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट होने लग गया। पतन के कुछ कारक तो 17वीं सदी में ही प्रस्तुत हो चुके थे, पर वास्तविक कमजोरी 18वीं शताब्दी में दिखाई पड़ी। तो यानी कहा जा रहा है कि कुछ रीजंस जो कि आगे चल के डिक्लाइन हुआ, जिसके कारण वो तो 17th सेंचुरी से ही दिखने लगा था, यानी कि आफ्टर अकबर, क्योंकि जहांगीर, शाहजहां, ये सब जो हुए, इन्होंने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर ये लोग नहीं हुए कि इतने बड़े एम्पायर को, तो दे जस्ट मैनेज्ड कि अपने लाइफ टाइम में उन्होंने किसी तरह होल्ड किया हुआ था। लेकिन वो क्या है कि धीरे धीरे वो दिख रहा था कि मुगल एम्पायर का उतना कंट्रोल था नहीं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा टाइट करने का कोशिश किया था बाद में औरंगजेब ने, लेकिन औरंगजेब ने कुछ कारणों से, एक तो लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था, जैसे हिंदुओं को, उसकी एक बहुत ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी थी रिलीजन वगैरह को लेके। मुसलमानों को भी उसने नाराज कर दिया था, क्योंकि वो बहुत कट्टरपंथी था, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल में बिलीव करता था, ठीक है। तो उसमें मुसलमान भी उसके खिलाफ हो गए थे, बहुत सारे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा बिल्कुल रिलीजियस होके जीना नहीं चाहता है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट, और वो स्ट्रिक्ट लॉज को, जैसे आज तालिबान है अफगानिस्तान में, उस तरह के शासन को वो इम्प्लीमेंट करना चाहता था। तो एक तो मुसलमान नाराज, हिंदुओं रिलीजियस पॉलिसी में बड़ा वो नैरो माइंडेड था, हिंदुओं को वो नहीं टॉलरेट करता था, तो इस वजह से उसने टैक्स वगैरह भी लगा दिए थे कई तरह के, तो हिंदू नाराज थे, ठीक है। और फिर उसने सब किंग्स, जो रूलर्स थे, लोकल रूलर्स, उन सबको नाराज, क्योंकि सबको उसने मिला लिया अपने में, तो सारे रूलर्स खिलाफ थे उसके। तो उसने जो है बहुत से लोगों को जो है अपना वो दुश्मन बना लिया था। तो क्या होता है, देखिए, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। फाइनली ही डाइड इन 1707। उसके उत्तराधिकारी उस विशाल साम्राज्य को संभाल पाने में सक्षम नहीं थे, और इतना बड़ा जो एक कहने को एम्पायर जोड़ दिया था, उसको कोई संभालने में सक्षम नहीं थे, उसका जो भी सक्सेसर्स थे। इसके साथ अन्य समस्याएं भी थी। एक शासक के मरने के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष सामान्यतः होता था,
तो कोई जब राजा मरता था तो उसके बाद अगला राजा बनने के लिए एक तो आपस में राइवलरी हो जाती थी बेटों में, वो तो एक प्रॉब्लम थी। तो इसमें धन और सैन्य शक्ति नष्ट होती गई। तो इससे जो है एक तो वेल्थ का और मिलिट्री भी कमज़ोर हो जाती थी, वेल्थ का काफ़ी लॉस होता था। तो प्रभावशाली पदाधिकारी इस स्थिति में किसी एक राजकुमार के साथ मिलकर अपना स्वार्थ साधना चाहते थे। तो क्या होता है कि जब भी सक्सेशन होता है एक राजा के बाद, तो जो कुछ पावरफुल ऑफिसर्स होते थे वो सोचते थे कि किसी राजकुमार को मिला के जो है और हम अपना पावर कब्जा कर लें। तो इस तरह अब कई बेटे थे तो वो सबके साथ कोई कोई मिल के और एक दूसरे के लड़ाना चाहते थे। तो वस्तुतः मुगलों के परवर्ती शासक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के हाथ के कठपुतली थे। तो औरंगजेब के बाद जो भी आए, जो कुछ दिन बैठे गद्दी पर, वो बेसिकली वो ऑफिसर्स के मतलब कंट्रोल में थे। दे वर नॉट रियल रूलर्स, बस नाम मात्र के लिए मंत्री जो उस समय होते थे या जो वजीर वगैरह होते कहे जाते थे, तो वो इनको अपना कंट्रोल में रखते थे। ठीक है, तो वो खाली नाम के लिए वो उनको राजा बना देते थे। तो इस तरह से चला। लेटर मुगल कहते हैं औरंगजेब के बाद जो कुछ लोग बने, तो इसने संपूर्ण प्रशासन को गुटों में विभक्त कर दिया। पूरा जो गवर्नमेंट था उसमें एक ग्रुपिज्म, एक फैक्शनलिज्म हो गया, यानी गुटबाजी जो होती है। शासकों के कमजोर होने पर महत्वपूर्ण प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगे। तो जब रूलर्स कमजोर हो गए तो जो बड़े बड़े प्रोविंसेस के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंटली वो बिहेव करने लग गए। नहीं, इतना आपको नहीं आएगा, ये खाली आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है ना, कि ये रीजंस थे डिक्लाइन के 1 2 3 4, ऐसे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना आ सकता है। वो उतना इसमें नहीं पूछेगा मुगल वगैरह पर, इतना क्वेश्चन कहाँ बनता है। तो देखिए 1707 ईस्वी के बाद, यानी औरंगजेब के डेथ के बाद, न तो पर्याप्त धन बचा था और ना ही जागीर जो अधिकारियों को दी जाती। तो लड़के इन लोगों ने ट्रेजरी को खाली कर दिया था और ज़मीन जो है एक्स्ट्रा बची नहीं थी जो कि अधिकारियों को। तो ज़मींदार असंतुष्ट थे क्योंकि मनसबदार का उन पर कठोर नियंत्रण था। उधर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो जो दुखी थे राजा से, क्योंकि जो मनसबदार होते थे उस एरिया के वो बहुत स्ट्रिक्टली उनको कंट्रोल कर रहे थे। तो वे समझने लगे कि ये लोग आमदनी का बड़ा भाग स्वयं रख लेते हैं, अतः उनका मनसबदारों से संघर्ष हुआ। तो जमींदारों और मनसबदारों में जो है रिवोल्ट होने लग गया। लगान की दर ऊंची होने के कारण किसान अधिकाधिक गरीब होते गए, अतः उन्होंने जमींदारों के साथ विद्रोह कर दिया। उधर जमींदारों ने क्या किया कि किसान अपना पैसा वसूलने के लिए किसानों से जो है ऊंचा लगान वसूल करना शुरू कर दिया, तो किसान विद्रोह करने लग गए। तो चूंकि मुगलों का संघर्ष कई जगहों पर चल रहा था, अतः उन्हें धन की जरूरत थी जो प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अब मुगल जो है कई जगह जो है जो भी मुगल उस समय राजा था, तो विद्रोहों को दबाना चाह रहा था, उसके लिए फौज की मेंटेनेंस की ज़रूरत थी और फौज के लिए खर्च जो है वो पैसे नहीं थे कहीं मिलने। तो इससे आर्थिक संकट अत्यधिक बढ़ गए। तो इससे जो है ट्रेजरी पर और एम्पायर पर जो है संकट आ गया। मुगल प्रशासन भी अक्षम होता जा रहा था और जो गवर्नमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भी कमज़ोर होता जा रहा था। मनसबदारी प्रथा में अनेक परिवर्तन हो गए थे और उनकी संख्या अकबर के समय से 3 गुना बढ़ गई। तो ये मिसमैनेजमेंट था एक तरह से, कंप्लीट कहिए तो। मनसबदार जो है जिसको तिसको मनसबदार अपॉइंट कर दिया, तो उनकी संख्या जो अकबर के समय से 3 गुना हो गई। तो बहुत ज़्यादा लोग मनसबदार हो गए और उनको देने के लिए जागीरें नहीं थी, तो वो आपस में लड़ने लग गए। वे लगान वसूली का पूरा हिसाब राजा को नहीं देते थे। सैनिकों की संख्या भी उन्होंने घटा दी।
तो अब वो ना तो राजा को हिसाब दे रहे थे और न ही उन्होंने उतना फौज मेंटेन कर रहा था जैसे उनको करना था उतना, क्योंकि भाई इनकम होगा तब तो फौज मेंटेन करेंगे। उनका स्थानांतरण भी अब नहीं होने लगा। तो अब वो चूंकि रूलर का कोई कंट्रोल नहीं रहा, पहले रूलर क्या करते थे कि मनसबदार को ट्रांसफर करते रहते थे ताकि एक जगह रह के वो ज़्यादा पावरफुल ना हो। तो इन्होंने अपना ट्रांसफर वगैरह भी बंद कर दिया, चूंकि कंट्रोल था नहीं, तो अब एक जगह रह के वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने लग गए। मनसबदारों की बढ़ती संख्या के कारण उनको वेतन के रूप में मिलने वाली जागीर की कमी हो गई। ज़्यादा मनसबदार होते गए तो जागीर नहीं तो बचा था, या था तो बहुत थोड़ा थोड़ा ज़मीन मिल रहा था। तो उनमें जागीर प्राप्त करने की होड़ शुरू हो गई। तो उन लोग में एक कंपटीशन हो गया कि हमको जागीर मिले, हमको जागीर मिले, इस तरह का। प्रत्येक अधिकारी इसी प्रयास में लगा रहता था कि अच्छी ज़मीन उसे मिले। तो हर ऑफिसर इसी कॉन्स्पिरेसी में लग गया कि कैसे वो बढ़िया स्टेट अपने लिए प्राप्त कर ले। जागीर पर नियंत्रण भी अस्थायी होता था, क्योंकि प्रशासक एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र कर जागीर की अदली बदली करवा देते थे। और अब जो है जागीर भी जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक किसी के पास नहीं रह रहा था, क्योंकि जो है ये लोग एक दूसरे से साजिश करा के ज़मीन छीनवा देते थे और ट्रांसफ़र करवा देते थे। तो इस प्रकार जागीर का यह संकट संपूर्ण मुगल प्रशासन को छिन्न भिन्न कर दिया। तो इस तरह से जो जागीरों के लिए एक रेस और कंपटीशन, राइवलरी शुरू हो गई और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहा। तो जागीरदार ही थे जो, यानी मनसबदार ही थे जो कंट्रोल किए हुए थे पूरे मुगल एम्पायर को, और उनमें जब आपस में राइवलरी हो गई, लड़ाई वगैरह होने लग गई, तो पूरा केओस हो गया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। मुगलों की सैनिक क्षमता और शक्ति भी कमज़ोर हो गई थी तो उनकी मिलिट्री फोर्स भी बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं था और फोर्स भी कम हो गया था बहुत। अब उच्च अधिकारियों की संख्या का अनुपात बहुत बढ़ गया था। तो अब क्या है कि खाली कंट्रोल करने के लिए हायर ऑफिसर्स ज़्यादा अपॉइंट हो गए थे। सेना की निपुणता पहले जैसी नहीं रही। तो अब जो है, जो इनकी आर्मी थी, उनका जो है वो फाइटिंग क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं रही पहले की तरह। किसी समय मुगलों का तोप खाना विश्व में प्रसिद्ध था, लेकिन अन्य सेनाओं की तुलना में अब यह तकनीकी रूप से पिछड़ गया था। एक समय जो था इनका जो आर्मरी था, तोप खाना बोलते हैं, यानी तोप और बारूद और जो हथियार होते हैं, वो वर्ल्ड क्लास का था, वर्ल्ड में फेमस था कि मुगलों का ऐसा वेपन्स है, टैंक्स है या जो भी कुछ है। लेकिन अब वो पिछड़ गया था बाकी देशों के, बाकी राज्यों की तुलना में। बंदूकों और तोपों के उन नवीनतम नमूनों में मुगलों की अब कोई रुचि नहीं रह गई थी जिनका प्रयोग संसार के अन्य देश कर रहे थे, और मॉडर्न वेपन्स और आर्टिलरी में इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जो कि दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में इस्तेमाल हो रहे थे मॉडर्न वेपन्स। सैनिकों को प्रशिक्षण देने के स्थान पर वे विदेशियों को अपनी तोपों को चलाने के लिए नियुक्त कर संतुष्ट हो जाते। तो ये क्या कर रहे थे अब कि जो ट्रेनिंग देने के बजाय देख रहे थे कि सीधे हम फॉरेन जो आए हुए सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उनको अपॉइंट कर ले, वो पहले से जानते हैं ये सब बंदूक तोप चलाना। तो उनको यूरोपीय देशों के आक्रमण की, इन्होंने नौसेना के विकास की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो मुगल, बाद में जो मुगल एम्परर्स हुए या मुगल किंग्स हुए, उन्होंने नेवी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको और कहीं से कोई अटैक होने का जो है वो आशंका ही नहीं थी, चांस ही नहीं था कि कहीं से और कोई अटैक करेगा। बस ऊपर लैंड बाउंड्रीज जो था नॉर्थ में, उसको सिक्योर कर वो खुश थे। यूरोप में नवीन विज्ञान का विकास हो रहा। उधर यूरोप में आपने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया में कि यूरोप में जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो रहा था, आगे चल के शिप्स बन रहे थे, और तो ये सब नए नए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे यूरोप में। वहाँ के विचारशील व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करके नवीन अनुसंधान कर रहे थे।
तो वहाँ के यानी कि जो यूरोप के स्कॉलर्स थे या साइंटिस्ट थे वो रिसर्च करके ऑब्जर्वेशंस करके नए नए चीज़ों का इन्वेंशन कर रहे थे। मुगल कालीन भारत इन नवीन तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या मुगल रूल जो था वो इन मॉडर्न इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के प्रति उदासीन रहा, यानी कि टोटली इनडिफरेंट रहा। उसको कोई मतलब नहीं था यूरोप में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभिजात्य वर्ग के लोग और धनी व्यापारी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में ही रुचि लेते थे। जो अभी अच्छा पैसा कमा लिया था जिन लोगों ने, जो रिच बिजनेसमैन थे, वो पूरी तरह से खाली अपना लग्जरी में एंजॉय करने में, एंटरटेनमेंट में डूबे हुए थे। इस विलासितापूर्ण जीवन से 18वीं शताब्दी में देश का चारित्रिक और सामाजिक पतन हो गया। तो इस तरह का जो है वो लग्जरियस लाइफ जो है जीने के कारण 18th सेंचुरी में जो है देश का एक मोरल और सोशल डिक्लाइन हो गया। मोरल डिक्लाइन हो गया, लोग जो है अय्यासी में डूब गए। हर जगह जो है अय्यासी ही लोगों का एक मोटिवेशन रह गया। तो सोसाइटी उसके कारण धीरे धीरे अय्यासी में डूब गया, क्योंकि भाई राजा अय्यासी कर रहा था तो लोग भी अय्यासी में लग गए। तो इस तरह देश में मोरल और सोशल जो है डिक्लाइन हो गया। अभिजात्य कुल के लोग अपना समय, जैसे मैंने आपको बताया था, बीच में मेंशन किया था कि बहुत सारी ऐसी तरह की चीज़ें होने लग गई मुगलों के समय, कि मीना बाज़ार और ये सब चीज़ें जो आई थी। तो एक समय ऐसा था कि मतलब कहीं किताबों में लिखा हुआ है कि मुग़ल बादशाह निकलता था शाम में, और उस समय मतलब जो बाज़ार थे या जो भी ऐसे एरिया होते थे तो वहाँ महिलाएं सज धज के अपना रहती थीं, और मुग़ल बादशाह गया, जिसको जो पसंद आ गया उसको उठवा लेता था और उसको अपने हरम में ले जाता था। तो इस तरह की चीज़ें जो है मतलब, और इसको देखा देखी जो है मतलब पूरे समाज में इस तरह का एक तो मोरल डिक्लाइन बिल्कुल हो गया था। अभिजात्य कुल के लोग अपना समय आलस्य और शराब पीने में नष्ट कर देते थे। तो जो आपके अभी रिच पीपल थे या जो अभी डेवलप हुए थे, ऐसे लोग क्या कर रहे थे कि अपना समय अय्याशी में शराब पी के और अपना डांस और पार्टी और ये सब में जो है वो बर्बाद कर रहे थे। मुगल शासकों के समक्ष अपनी ही परेशानी एवं समस्या बहुत अधिक थी, तभी उन पर उत्तर पश्चिम से भी हमले किए जाने लगे। तो इस समय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन टोटल केओस में चल रहा था। दे वर फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स, और उसी समय जो नॉर्थ वेस्ट से यानी पाकिस्तान साइड से उधर से अटैक होने लग गए मुगल एम्परर पर। तो इन आक्रमणों ने मुगलों की शक्ति को समाप्त कर दिया, जैसा आपने पढ़ा है। तो ऐसे अटैक्स जो होने लग गए तो इन्होंने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह तोड़ दिया। पहला आक्रमण सन 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने किया। तो ऐसा फर्स्ट अटैक हुआ, मेजर नादिर शाह जो कि ईरान का उस समय शासक रूलर था, उसने अटैक किया और राजधानी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। पूरी तरह उसने मतलब बर्बादी कर दिया था दिल्ली में, लूट खसोट, ठीक है। तो
पूरा मतलब इट वाज द रेप ऑफ द दिल्ली सिटी एंड मुगल एम्पायर। जहां तहां जो कुछ मिला उसको लूट लिया गया, प्रॉपर्टी, विमेन, बिल्डिंग्स, पूरा जो है मतलब तहस नहस कर दिया दिल्ली को। पूरा दिल्ली में पूरी तरह कत्लेआम हुआ, औरतें मिली उनका बलात्कार कर दिया गया, जहां धन संपत्ति आदमी मिले उनको मार दिया गया, आग लगा दिया गया। ठीक है, तो मुगल एम्पायर को पूरी तरह जो है क्रश कर दिया फर्स्ट इस नादिर शाह ने। और जो है उस समय ये है आपका, कई सारे आज भी दिल्ली में खूनी दरवाज़ा और इस तरह की जगह है जहाँ की रॉयल फैमिली को लाके और काटा गया, बिल्कुल कत्लेआम हुआ। तो उस तरह के बहुत सारे आज भी मतलब खूनी दरवाज़ा और क्या क्या नाम से कई सारी जगह है दिल्ली में। तो मुगल झुक गए नादिर शाह के सामने। उसने भारत से मनचाहा धन लूटा। और उस समय के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने लिखा है कि समकालीन लेखकों ने लूट का विवरण देते हुए बताया कि नादिर शाह ने 60 लाख रुपए, हजारों सोने के सिक्के, 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, 50 करोड़ के हीरे जवाहरात, जिसमें शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस, जो पीकॉक थ्रोन कहते हैं उसको इंग्लिश में, वो जो एक बहुत ही बेजोड़ था, थ्रोन था, सिंहासन था, पीकॉक थ्रोन, और कोहिनूर हीरा, ये सब लूट के नादिर शाह ले गया। मयूर सिंहासन जिस पर कि राजा बैठता था बेशकीमती रत्नों से बना हुआ था। इट वॉज ऑल एम्बेडेड विथ प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड्स एंड पर्ल्स। तो उसको भी लूट के ले गया था। ये सब जो है दिखाता है कि उस समय किस तरह का जो है भारत में, नहीं, कोहिनूर हीरा जो था वो उसमें लगा हुआ था, क्राउन में, क्राउन मुकुट में लगाए हुए रहता था। हाँ, उस समय जो भी मतलब ये रहे राजा, जो भी बादशाह होता था, वो गोलकुंडा से मिला था। वो गोलकुंडा को जब ये ले लिया था ना अपने कब्जे में, वहाँ के खान से निकला था कोहिनूर हीरा। अंग्रेज सब बाद में फिर उसको फिर से कैप्चर किया था। ठीक है, वो फिर से कोई लूट के लाया होगा, ये लोग जो भी है, देखिए आगे मिलेगा। खैर, नादिर शाह के बाद अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली ने भी कई आक्रमण किया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, जो अफगान का सरदार था अफगानिस्तान में। तो इसने मुगलों के साथ साथ प्रमुख भारतीय शक्ति मराठों को भी कमज़ोर किया। अहमद शाह अब्दाली का आप पढ़ चुके हैं कि मराठों को तोड़ दिया था पूरी तरह से, आगे आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हैं। तो इन आक्रमणों के बाद मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास तक सीमित रह गया। तो आफ्टर द अटैक्स ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, द मुगल एम्पायर वॉज जस्ट लिमिटेड टू प्लेसेस आउटसाइड दिल्ली। मुगल साम्राज्य किसी तरह 1857 ईस्वी तक बना रहा, लेकिन इसकी शक्ति नए क्षेत्रीय राज्यों में विभक्त हो गई। उसके बाद जो है वो नाम का एम्पायर रह गया था, और आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ मॉडर्न इंडिया में, वो सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। राजधानी दिल्ली एक कमज़ोर नगर रह गया, क्योंकि दिल्ली को इतना लूट चुके थे ये लोग कि एक
नॉर्मल छोटे मोटे शहर की तरह रह गया दिल्ली। परंतु उस संस्कृति और जीवन के इन तरीकों का जो मुगल साम्राज्य के वैभव और विलास के अंग थे का अंत नहीं हुआ, लेकिन जो उस समय का लग्जूरियस लाइफस्टाइल और आर्ट एंड कल्चर का जो एक ट्रेडिशन बन गया था दिल्ली में, वो काफ़ी समय तक चलता रहा। उसकी वैभवशाली परंपरा उसके अवशेष पर पैदा हुई शक्तियों के पास पहुंच गई। तो जो मुगलों का क्या था कि मुगलों का जो रिच लाइफस्टाइल था, उनके तौर तरीके थे चोंचले जिसे हम कहते हैं, पॉम्प, वो अब क्या है, जो उनके जो गवर्नर्स थे, जो बाद में आगे चल के इंडिपेंडेंट रूलर बन गए, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, वो लोग अब उन चीज़ों को फॉलो करने लग गए थे। तो इस सदी का इतिहास इन्हीं राज्यों या क्षेत्रीय शक्तियों का इतिहास है। तो आगे का हिस्ट्री तो हम जानते हैं कि जो राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ था, बंगाल, मैसूर, पंजाब, मराठा, तो इन सब का जो अब हिस्ट्री बन गया, अब मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया और अब रीजनल स्टेट्स रह गए थे। इन राज्यों में मुगल वैभव की झलक अब भी देखी जा सकती थी। तो इन जो है रीजनल प्रोविंसेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम मुग़ल ट्रेडिशंस का जो है इम्पैक्ट देखते हैं। वो लोग मुग़ल ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे अब भी। तो इन राज्यों के विषय में आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, जो हम कुछ जानते भी हैं, पढ़ चुके हैं मुग़लों के बाद का तो मॉडर्न इंडिया में। तो इस तरह से ये हमारा मुग़लों का जो है रूल ख़त्म हो गया, पढ़ चुके हैं हम। देखिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट लेसन है हमारा, देखिए लेसन 5 है, शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, एम्परर्स थे, उन्होंने अपने समय में कई ऐसे बड़े बड़े हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्शंस करवाए, क्योंकि वो उनकी एक आइडेंटिटी, एक ग्लोरी, एक उनके ग्रैंडियर को शो करते थे। तो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी छाप छोड़ने के लिए ऐसी जो है कंस्ट्रक्शंस करवाए गए, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आप कक्षा 6 में यानी प्रीवियस बुक में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से तत्कालीन शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने के लिए बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े उपासना स्थलों का निर्माण करवाया। तो हमने पढ़ चुका है कि अलग अलग रिलीजियस फेथ को मानने वाले जो किंग्स हुए, उन्होंने अपने अपने समय में अपने रिलीजन, अपने फेथ से जुड़े हुए रिलीजियस बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया। मध्यकालीन शासकों ने भी इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर स्थापत्य कला के कई नमूने निर्मित करवाए। उसी तरह जो है मिडिवल टाइम्स में, यानी कि जो इस बुक में हमने पढ़ा कि बहुत सारे रूलर्स ने अपने समय आर्किटेक्चर के कई बड़े बड़े ग्रैंड एग्जाम्पल्स बनवाए। इस काल में शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों के अलावा राजनैतिक शक्ति और प्रभाव को भी इमारतों के निर्माण द्वारा व्यक्त किया। तो मिडिवल टाइम्स में जो है बहुत सारे रूलर्स ने अपने पावर, अपने इन्फ्लुएंस को शो करने के लिए भी ऐसे बिल्डिंग्स बनवाए। ठीक है, जैसे एक नाम है बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, या कहीं बना चित्तौड़ में विजय स्तंभ। तो ये सब जो है कुछ इम्पॉर्टेंट विक्ट्रीज़ को मार्क करने के लिए, इम्पॉर्टेंट अपने इवेंट्स को मार्क करने के लिए ऐसे बड़े
कुछ ग्रैंड कंस्ट्रक्शंस करवाए गए। मध्यकाल का शासक वर्ग अपनी सत्ता को वैध ठहराने, शासन को स्थायी बनाने तथा पड़ोसी राज्य से अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने आदि के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर ऐसे निर्माण करवाता था। तो उस समय का जो रूलर्स था वो क्या है कि एक तो अपने जो किंगडम था उसको एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या अपने गवर्नमेंट को स्टेबल बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा जहांगीर या शाहजहां के समय कि लोगों को काम दे दिया कि लोग काम करते रहेंगे, उनका घर में खाना बनता रहेगा, खाते रहेंगे तो शांत रहेंगे, भूखे पेट रहेंगे बिना काम के रहेंगे तो वो रिवोल्ट करेंगे। तो ये रीजन से, और पड़ोसी राज्य से अपने को श्रेष्ठ और दूसरों से अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए ग्रैंड बिल्डिंग्स बनवाए। जैसे कुतुब मीनार एक समय बना, कुतुब मीनार तो दूर से दिखाई देने वाला इतना ऊंचा बना है, क्यों? क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत की पहचान थी कि बहुत ही दूर से वो दिख जाता था कि एक विशाल मीनार बनी हुई है, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम। तो इस तरह से ये लोग अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए ऐसे बिल्डिंग्स बनवाते थे। हाँ ये सब तो ऐसे कंस्ट्रक्शन करने का रीजंस अभी हमने बताया आपको कि इट वाज टू मेक देयर रूल लीगल, टू मेक देयर गवर्नमेंट स्टेबल और टू मेक देमसेल्फ सुपीरियर टू देयर नेबरिंग किंग्स। तो इसलिए इन्होंने इमारतों और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच, यानी इस 1000 साल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग निर्माण शैलियों में राजाओं एवं उनके अधिकारियों द्वारा 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया गया। तो यानी 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक जो है अलग अलग स्टाइल्स में किंग्स या उनके ऑफिसर्स के द्वारा बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। पहली तरह की इमारतों में किले, महल तथा मकबरे थे जो राजाओं एवं बादशाहों के निजी हितों के लिए थे। एक तरफ जैसे है कंस्ट्रक्शन जो किए गए जो कि राजा के पर्सनल इंटरेस्ट्स में किए गए, जैसे किले बने, महल बने, मकबरे, तो किए पर्सनल यूज के लिए थे। किले क्या थे? राजा के लिए। महल किसके लिए थे? राजा या उसके परिवार के लिए, फौज के लिए। मकबरे थे राजा के लिए या उनके परिवार के लिए। तो ये सब जो है जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बिल्डिंग्स बनाई गई। और दूसरी श्रेणी में थी मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी इमारतें धार्मिक उपासना और लोगों के उपयोग से। सेकेंड टाइप की जो बिल्डिंग्स बनाई गई वो थी पब्लिक यूज के लिए, जैसे टेम्पल्स, मॉस्क्स, बेदिंग प्लेसेस, घाट्स, वेल्स, इन्स। सराय को इन कहा जाता है जहाँ लोग ठहरते थे, आने जाते समय आराम करते थे। बाजार, मार्केट प्लेसेस। तो ये सब जो थी जो कि पब्लिक यूज की बिल्डिंग्स थी। तो इन दूसरे तरह की बिल्डिंग जो थी, कुछ था पर्सनल यूज के लिए और कुछ था पब्लिक यूज के लिए। ऐसे बिल्डिंग्स 2 तरह के बनवाए गए। संरचना शैली और निर्माण सामग्री के उपयोग के आधार पर इस काल में बनने वाले इमारतों को 3 भाग में बांट सकते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि मिडिवल इंडिया में जिस तरह का कंस्ट्रक्शन का या आर्किटेक्चर का स्टाइल अडॉप्ट किया गया और जिस मटेरियल का कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया गया, उसके आधार पर अगर हम ग्रुप करें, क्लासिफाई करें, तो हम 3 तरह के कैटेगरीज में पूरे कंस्ट्रक्शन को बांट सकते हैं। मिडिवल इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन हुए उनको हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले भाग के अंतर्गत 8वीं से 13वीं सदी के बीच बने मंदिरों को रखा जा सकता है।
तो फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा जो 8 से 13 सेंचुरी के बीच में टेम्पल्स बने। मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नागर और द्रविड़ नामक दो शैली, टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुए जो, तो टेम्पल्स जो बनाए गए वो दो स्टाइल में बने, एक नागर स्टाइल था और एक द्रविड़ स्टाइल था, यानी कि एक नॉर्थ इंडिया का स्टाइल था, एक साउथ इंडिया का स्टाइल। तो आज भी आप जो है अगर मंदिर देखते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के, तो आपको क्लियर डिफरेंस आर्किटेक्चर में दिख जाता है। तो नॉर्थ इंडिया में जो स्टाइल थे मंदिरों के उनको नागर शैली बोलते हैं, और जो साउथ इंडिया में थे वो द्रविड़ लोगों के द्रविड़ शैली। और ये नागर आया एक्चुअली देवनागरी जो लिपि थी नॉर्थ इंडिया में भाषा चलती थी, या नागरी भी उसको कहते थे शॉर्ट में, तो उसी नागरी से नागर स्टाइल आया, यानी कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल। तो वस्तुतः इस काल में स्थापत्य कला के सभी रूपों का विकास हुआ जिसमें मंदिर ही अभी बचे हैं। यानी मिडिवल इंडिया में जो है आर्किटेक्चर के कई फॉर्म्स डेवलप हुए, तो जिसमें अभी उनके मंदिर बचे हुए हैं, उस समय के बने हुए मंदिर ही बचे हैं, बाकी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर है, अभी भी हम फेमस है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, या खजुराहो में बने मंदिर, जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में बने मंदिर हैं उनके बारे में सुना होगा। यह अपने निर्माण शैली, भव्यता और मजबूती के लिए विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। तो दे आर टुडे ऑल्सो वर्ल्ड फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चरल स्टाइल, देयर ग्रैंडियर एंड देयर स्ट्रेंथ, देयर लॉन्गेविटी, लॉन्ग लाइफ। इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है, तो ये सब जो है नागर स्टाइल में, नागर शैली में बने। इस शैली के मंदिर आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार संरचनाएं बनी होती है। तो इस नागर स्टाइल में जो बने मंदिर होते हैं वो फ्रॉम देयर फाउंडेशन टू द टॉप, वो या तो रेक्टेंगुलर स्टाइल होते हैं या सिलेंड्रिकल स्टाइल होता है, जैसा आप ऊपर फोटो में लिंगराज मंदिर जो है उसको देख सकते हैं कि ये एक जो है लग रहा है जैसे रेक्टेंगुलर स्टाइल में। शीर्ष क्रमशः पतला होता जाता है जिसे शिखर कहा जाता है, और इसका जो टॉप होता है, एपेक्स होता है, देखिए ऊपर, तो वो जो है वो लगातार नैरो होता चला जाता है, जिसे कि हम उसका एपेक्स कहते हैं, शिखर कहते हैं हिंदी में। मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। तो मंदिर के सेंटर पार्ट में जो है वो मूर्ति होती है स्थापित मेन गॉड की, और इस एरिया को गर्भगृह कहते हैं। मंदिर चारों तरफ अलंकृत स्तंभों पर टिकी होती है। तो जो मंदिर होती है वो चारों तरफ जो है डेकोरेटेड पिलर्स पर बेस्ड होता है। यह प्रदक्षिणा पथ से भी घिरा होता है, और इसके चारों तरफ जो है देयर इज अ वे टू मेक राउंड्स ऑफ द टेम्पल, उसके प्रदक्षिणा करने के लिए चारों तरफ, उसको कवर वॉक करने के लिए उसके चारों तरफ, उसको कहते हैं प्रदक्षिणा। जब हम किसी मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसे प्रदक्षिणा कहते हैं। तो यह प्रदक्षिणा पथ से भी घिरा होता है। जो गर्भगृह, इंग्लिश में प्रदक्षिणा को अभी अब इसके लिए, क्योंकि इंग्लिश में इस तरह का है नहीं कल्चर, तो उसको देखना पड़ेगा क्या कहते हैं। गर्भगृह के पीछे और अगल बगल झरोखा बना होता है, ठीक है। तो जो सेंटर रूम, खिड़की, विंडो, विंडो, तो पीछे और अगल बगल झरोखा बना होता है, ठीक है।
उस समय मंदिरों का निर्माण मुख्यतः पत्थरों को तराशकर क्रमिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बनाया जाता था। तो उस समय जो है मंदिर कैसे पत्थरों को घिस कर चिकना करके और उनको जो है एक दूसरे से जोड़ते हुए बनाया जाता था, ये स्टाइल होता था। तो अब हम इसमें देखते हैं आगे कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो इसका एक एग्जाम्पल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। सन टेम्पल एट कोणार्क, उड़ीसा। देखिए 13वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 13th सेंचुरी में बना है और ये आर्किटेक्चर का एक ग्रैंड अचीवमेंट है सन टेम्पल। सूर्य पौराणिक कथाओं में अपने 7 घोड़ों वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है। तो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, तो जो हम रोज सुबह सूर्य का उगना और सूर्य का डूबना देखते हैं, वो एक्चुअली माइथोलॉजी में कहा जाता है कि सूर्य दुनिया का चक्कर लगाने, अर्थ का या यूनिवर्स का चक्कर लगाने अपने घोड़ों पर निकलते हैं। 7 घोड़ों वाले रथ पर चलता है सूर्य। सूर्य देव जो है सन गॉड, ही ट्रेवल्स अराउंड द यूनिवर्स इन हिज चैरियट पुल्ड बाय 7 हॉर्सेस। इसी दृश्य को मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो इसी सीन को वहाँ डिपिक्ट किया गया है कि सन गॉड जो है वो चैरियट पर अपने 7 घोड़ों से पुल्ड चैरियट पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने निकलते हैं। तो एक चक्कर जब वो सुबह उठते हैं तो चक्कर लगाना शुरू होता है, उस समय दैट इज सनराइज, और जब उनका चक्कर खत्म हो जाता है दैट इज सनसेट, देन ही रेस्ट। तो इसी सीन को वहाँ सन टेम्पल में दिखाया गया है। तो मंदिर को रथ का रूप दिया गया है। तो जो टेम्पल है दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ चैरियट। मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म पर यह मंदिर बनाया गया है। इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और चारों तरफ 12 व्हील्स जो है वो लगाए गए हैं। और सूर्य के रथ का पूरा एहसास कराने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां ऐसे लगी हैं जैसे ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। और इसको पूरा एक्चुअल ये लुक देने के लिए इसमें जो है सीढ़ियां जो है उनमें 7 घोड़े बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये 7 घोड़े इसको खींच रहे हैं। इसी चबूतरे पर मंदिर के 2 भवनों देकुल और जगमोहन का निर्माण किया गया था। और इसी प्लेटफॉर्म पर 2 रूम्स बने हैं इस टेम्पल के, जिनको देकुल और जगमोहन कहते हैं। मंदिर की बाह्य दीवारें उकेरी गई आकृतियों से सजी हुई हैं। तो मंदिर का जो बाहरी आउटर वॉल है उस पर जो है मतलब बाहर से बनाया गया जो है फिगरीन्स हैं, यानी कि जो कार्व्ड किए हुए गॉड और गॉडेसेस के फिगर्स बनाए गए। ये आकृतियां फूल, पत्तियों, पशु, देव, दानव, काल्पनिक पशुओं के रूप में बड़े आकार में उत्कीर्ण हैं। तो ये जो फिगर्स हैं ये फ्लावर्स, लीव्स के भी हैं, एनिमल्स के हैं, गॉड्स के हैं, और दानव जिसे हम कह सकते हैं जायंट्स, और इमेजिनरी एनिमल्स जो है के रूप में बड़े साइज में ये उसमें बनाए गए।
इसी काल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का विकास हुआ। तो इसी समय जो साउथ इंडिया में है एक नया अलग स्टाइल डेवलप हो रहा था जिसे हम द्रविड़ स्टाइल कहते हैं, बेस्ड ऑन द ट्राइब्स दैट लिव देयर, द्रविड़ ट्राइब्स। इसकी विशेषता थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था, जिसकी संख्या 5 से 7 तक होती थी। तो जो साउथ इंडिया में स्टाइल डेवलप हो रहा था उसमें था, जैसे देखिए हिंदू मंदिरों में आप देखते हैं जो गर्भगृह होता है जिसमें मूर्ति स्थापित होती है वो छोटा सा चैम्बर होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। उसके उल्टे साउथ इंडियन स्टाइल में जो है वो जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर कई स्टोरीड बिल्डिंग बनी रहती है, कई मंजिलों की ऊपर बना रहता है। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था जिनकी संख्या 5 से 7 तक होती थी, यानी 5 to 7 स्टोरीड बिल्डिंग में जो है गर्भगृह होता था। इसे विमान का नाम दिया गया। इसको जो ऊंचा जो बना होता था बिल्डिंग, जैसे आप बगल में फोटो में देख सकते हैं मीनाक्षी मंदिर मदुरई का फोटो है, तो आप देख सकते हैं कि बीच में जो है वो बहुत ऊंचा एक बना हुआ है बिल्डिंग, जिसमें नीचे की वहाँ जो है स्टैचूज हैं गॉड्स गॉडेसेस के, और उसके ऊपर इतना बड़ा जो बिल्डिंग, इसको विमान कहा जाता था। स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था जिसे मंडप कहा गया, और फिर अगल बगल जो है पिलर्स पर टिका हुआ बड़ा हॉल जैसा होता था जिसे मंडप कहते थे, आज भी मंडप कहते हैं, मंडपम। गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। तो जो गर्भगृह होता है उसके सामने ही डेकोरेटेड पिलर्स पर एक बड़ा रूम होता है जिसमें कि जो भी रिलीजियस सेरेमनी होता है वो किए जाते हैं। संपूर्ण मंदिर की संरचना ऊंचे दीवारों से घिरी होती, जिसमें एक प्रवेश द्वार होता था, वह बहुत भव्य अलंकृत होता था। तो पूरा जो ये इंटरनल टेम्पल एरिया होता था वो चारों ओर हाई वॉल से जो है घिरा होता था, और जिसमें कि एक एंट्री गेट होता था। इसे गोपुरम कहा जाता था, इसे हम कहते हैं गोपुरम। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है। तो तंजौर का जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है वो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में ही निर्मित है। तंजौर में भी एक ऐसा विशाल मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, वो भी इसी स्टाइल में बना हुआ है, लेकिन सामान्यतः दिखने में वह नागर शैली की विशेषताओं से परिपूर्ण लगता है, लेकिन सामने से देखने पर वो जो है लगता है कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स की तरह बना हुआ है। इस तरह के मंदिरों का निर्माण एक साथ शासकों की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस हुए ये उस समय के रूलर्स के उनके पावर, उनके जो है वेल्थ, इन्फ्लुएंस और उनके डिवोशन, इन सब को बताते हैं। इसका प्रमाण है बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा एक अभिलेख, एक इंस्क्रिप्शन जो बृहदेश्वर मंदिर के से जुड़ा हुआ है। इससे यह ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने अपने देवता की उपासना हेतु किया था, जिनका नाम राज राजेश्वरम था, यानी जो शिव के लिए दूसरा नाम वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ एक इंस्क्रिप्शन है वहाँ, जिस पर लिखा गया है कि इस बिल्डिंग, इस टेम्पल का निर्माण, कंस्ट्रक्शन
जो है वो राजराज प्रथम, चोल राजा थे राजराज प्रथम फर्स्ट, उसने अपने ईश्वर के नाम से राजराजेश्वरम शिव के लिए नाम इस्तेमाल किया है। ये बिल्डिंग बनवाया, ये मंदिर बनवाया जो बृहदेश्वर मंदिर। शासक और भगवान के नाम में समानता का उद्देश्य था जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना। तो इस तरह से जो नाम रखते थे मंदिर का या ईश्वर का, कि जैसे राजराज फर्स्ट था राजा उस समय का, तो उसने अपने देवता जिनको पूजता था यानी शिव को, तो उनको नाम दिया राजराजेश्वर यानी राजराज के गॉड। तो इस तरह से वो गॉड के साथ अपना नाम जोड़ते थे ताकि लोग ये समझें कि वो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। धार्मिक अनुष्ठान में भी देवता और राजा दोनों की उपासना की जाती थी। तो रिलीजियस सेरेमनी जो होता था उसमें गॉड का और जो किंग होते थे दोनों का ही वर्शिप किया जाता था। राजा का देवता मंदिर का प्रधान देवता होता था, तो लघु देवता उसके सहयोगियों और अधीनस्थों के। तो जो भी मंदिर में जो बनता था, ऐसे मंदिर जो होते थे उसमें जो मेन गॉड होते थे वो जो राजा जिनको वर्शिप करता था वो मेन गॉड होते थे, और बाकी जो उसके जो ऑफिसर्स जिन गॉड्स को वर्शिप करते थे वो साथ में वहाँ स्मॉलर गॉड्स के रूप में अगल बगल एरियाज में उनके स्टैचूज इस्टेब्लिश होते थे। तो ये एक तरह से उसके गवर्नमेंट या उसके जो है एसोसिएट्स के रिलीजियस बिलीफ्स को शो करता था जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता था, कि उस समय का राजा और उसके एसोसिएट्स किसको वर्शिप करते थे। द्वितीय भाग के अंतर्गत 13वीं से 16वीं सदी के बीच बनी इमारतों को रखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि 8 से 13 सेंचुरी में जो टेम्पल्स बने उनको हम फर्स्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड में रखते हैं। सेकेंड टाइप्स में आते हैं जो 13 से 16 सेंचुरी तक बने बिल्डिंग्स। इस काल की इमारतें स्थापत्य कला के सभी विधाओं में नई है। तो इस पीरियड में जो बिल्डिंग्स बनी उनका आर्किटेक्चर जो है वो हर तरह से नया आर्किटेक्चर था पहले के बजाय, क्योंकि पहले के जो आर्किटेक्चर थे वो यहाँ के अपने थे। उसके बाद जो है मुस्लिम इन्वेडर्स आए और उनके स्टाइल में यहाँ बिल्डिंग्स फिर आगे उन्होंने बनवाए, तो वो बिल्कुल न्यू स्टाइल था इस एरिया के लिए। तो मुस्लिम रूलर्स के द्वारा ये बनाया गया था। इस काल में भारत में एक नए शासक वंश की स्थापना हुई, तो यहाँ नए जो है रूलिंग डायनेस्टीज आए जो कि या तो तुर्क थे, अफगान थे। तो नए शासक वर्ग की पहली आवश्यकता थी रहने के लिए भवन और अपने समर्थकों हेतु पूजा स्थलों का निर्माण। तो जो नए रूलर्स आए थे उनको नए बिल्डिंग्स, अपने हिसाब से नए बिल्डिंग्स की ज़रूरत थी, अपने हिसाब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने स्टाइल में जो है जहाँ से वो आए थे उस तरह के स्टाइल में यहाँ बिल्डिंग्स बनवाए। तो पूजा स्थल उपलब्ध करने के लिए पहले से मौजूद कुछ मंदिरों एवं अन्य इमारतों को मस्जिदों में परिवर्तित किया। तो उन्होंने क्या किया कि पहले से जो यहाँ कुछ मंदिर वगैरह थे उनको जो है कन्वर्ट करके एक जो है मॉस्क्स वगैरह में उन्होंने कन्वर्ट किया। तो भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, पहला जो मॉस्क का हमें पता चलता है कि जो यहाँ बनाया गया वो था कुव्वत उल इस्लाम, यानी कुव्वत कहते हैं कि ताकत, जिसको आज हम लोग काबू कहते हैं, कि जैसे बिहार में कहते हैं कितना काबू है, वो कुव्वत से बना। कुव्वत उर्दू शब्द है जो कि ताकत को, पावर को शो करता है। 1 मिनट होल्ड करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट जो मॉस्क का हमें जानकारी मिलती है जो बनवाया गया, वो था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और इसका मतलब हुआ इस्लाम की ताकत। और ये जो है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है। कुतुब मीनार के बगल में आप देखेंगे एक छोटा सा बना हुआ है मस्जिद, वो है कुव्वत उल इस्लाम। इस काल में मेहराब और गुंबद नामक 2 नवीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। तो इस पीरियड में जो आर्किटेक्चर हुए बने, यानी कि मेनली देखिए मॉस्क्स वगैरह या उससे जुड़े हुए टूम्स जो बने, उसमें आप देखेंगे एक तो है मेहराब। तो जो एक आर्च होता है उसे मेहराब कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। आर्च, 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 आर्च होता है जो एक स्फेरिकल टॉप होता है ना, जैसे बगल में आप, हाँ, डोम जिसे कहते हैं, हाँ, तो उसे
डोम होता है डोम। डूम तो डूम अलग शब्द होता है, DOOM, उसका मतलब होता है बर्बादी, तबाही। तो आर्च एंड डोम, ठीक है। तो आर्च हुआ मेहराब, आर्च हुआ मेहराब, और डोम हुआ गुंबद, ठीक है। तो देखिए यहां बगल में आप देख सकते हैं, जैसे कुतुब मीनार, या बगल में है आपका ये तुर्ककालीन स्थापत्य जो लिखा हुआ है, एक बिल्डिंग दिया हुआ है। देखिए गुंबद इमारतों को भव्य बना देता था, तो मेहराब इसे मजबूती प्रदान करता। तो एक तो देखिए आपका जैसे यहां आप अगर देखें बगल में या कुतुब मीनार में आप देखें, और उसके बगल वाले बिल्डिंग में आप देखें, जो गेट है एंट्री, कुतुब मीनार के बगल में देखिए टूटा हुआ है ना, उसमें वो जो एक उसका कर्व्ड टॉप है ना, टॉप है जो कर्व्ड एंट्री है गेट, उसको मेहराब कहते हैं, आर्च, ठीक है। बगल में भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग के जो गेट्स हैं, जो लिखा हुआ है उसमें आप देखिए कर्व्ड है ऊपर किया हुआ गे। हाँ 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 हाँ। कुतुब मीनार के बगल में जो बना हुआ है तुर्ककालीन स्थापत्य में, तो उसमें जो आप देखिए अगल बगल गेट जो भी है, एंट्री गेट, उसमें ऊपर कर्व किया हुआ है, कर्विंग है ऊपर, मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर नहीं है, कर्व किया हुआ है, उसको आर्च कहा जाता है। और सबसे टॉप जो है बिल्डिंग का, ऊपर से स्फेरिकल है ना, उसको डोम कहते हैं। दिख रहा है आपको, गुंबद जिसे कहते हैं। तो यही आर्च और डोम, ये दो चीजें हुई, मेहराब और गुंबद, जिसका कि जो मुस्लिम रूल रहा और उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करवाया, तो उसमें सबसे ज़्यादा हर जगह आप देखेंगे आर्च एंड डोम। जितनी भी मस्जिदें आप देखेंगे या मुस्लिम कंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो गेट्स होंगे वो इस तरह से आर्च होते हैं, और जो बिल्डिंग के टॉप होता है वो इस तरह से गुंबद की तरह बना होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है गुंबद जो होते थे, डोम, वो इमारतों को भव्य बना देता था, यानी कि वो ग्रैंड लुक एक देता था। और मेहराब उसे मजबूती, जो आर्च होते थे वो उसको मजबूत, उसके स्ट्रक्चर को, फाउंडेशन को मजबूत रखते थे, जहां भी टिका होता था उस पर। मेहराब का दो रूप इस समय भारत में प्रचलित हुआ। जो आर्च बनते थे वो दो तरह से बनाए जाते थे, इन दोनों में कुछ अंतर है जिसे आप इनके नाम के साथ दिए गए चित्र में स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये जो आर्च बनता था वो दो तरह से बनता था, एक में उसमें नुकीला बनाया रहता था बीच में टॉप, और एक में जो है वो प्लेन जैसा बना रहता था, वो आप आगे देखेंगे। खैर, तो शैली में परिवर्तन के साथ साथ निर्माण सामग्रियों में भी नई चीजें आई। तो ये जो बाद में मुस्लिम रूल आया, सल्तनत, और बाद में मुगल, इस समय स्टाइल तो चेंज हुआ ही, साथ ही साथ नए मटेरियल्स भी इस्तेमाल हुए कंस्ट्रक्शन में। अब चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग बढ़ा। अब जो है वो लाइमस्टोन और सुर्खी, यानी कि रेड कलर्ड स्टोन्स का यूज होने लगा। यह उच्च श्रेणी का गारा होता था जो पत्थर के टुकड़ों के मिलाने में सहायक था।
और इस समय एक ऐसा जो हम कहते हैं मोर्टार एंड पेस्ट, जो कि जोड़ने के लिए पत्थरों को यूज़ करते थे, तो ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह उच्च श्रेणी का गारा होता था, हाई क्वालिटी मोर्टार होता था जो पत्थरों के टुकड़ों को जोड़ देता था आपस में। इसकी वजह से विशाल ढांचा का निर्माण सरल और तेज हुआ। तो इससे क्या पत्थर अच्छे से जुड़ जाते थे, तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना आसान हो गया। इससे पहले भारत में इमारतों को बनाने में शहतीर के उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था, जिसमें एक विस्तृत संरचना का निर्माण संभव नहीं था। तो कहा जा रहा है कि इससे पहले जो कंस्ट्रक्शन होता था उसमें हम हॉरिजॉन्टल बीम का इस्तेमाल करते थे। आप देख लीजिए, आप आज भी पुराने घरों में क्या है, हॉरिजॉन्टल बीम होते थे, लकड़ियों के डाले जाते थे। आज भी हम हॉरिजॉन्टल बीम बनाते हैं और उस पर बिल्डिंग्स को टिकाते हैं। तो इससे उस पर बहुत ज़्यादा ऊंचे बिल्डिंग नहीं बनाए जा सकते थे हॉरिजॉन्टल बीम पर। अब यहाँ देखिए, कुतुब मीनार इस्लामी शक्ति, चलिए ठीक है, हाँ काफ़ी कुछ फैक्ट्स हो गया है। हाँ हाँ, तो इस सब को याद करना होगा थोड़ा, क्योंकि ये सब आपका ऑप्शनल लेवल का जा रहा है ना। तो ऑप्शनल में बहुत सारा फैक्ट ये सब आपको पूछ सकता है, स्टाइल्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, डेट्स। पीटी में इसमें से आपको जैसे कुछ है कि कुव्वतुल इस्लाम पूछ सकता है कि फर्स्ट कौन सा था मॉस्क, है ना, या कहाँ है। बाकी पीटी में इसमें से आपका ये सब ज़्यादा आपका क्योंकि डिटेल है, ये मेंस में ही आपको ऑप्शनल में ज़्यादा आएगा। पीटी में जैसे अब तक हमने पढ़ा कि हाँ मेंस में, हिस्ट्री में, ऑप्शनल में, हाँ बाकी जो है इसमें आपका ये जो है जैसे पीटी में तो बेसिक चीज़ें हैं, कुतुब मीनार, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगज़ेब, इन सब से जुड़े फैक्ट्स। हाँ, और कुछ जो है उनसे जो है जुड़ा हुआ आएगा, जो हम कुछ और हम लोग पढ़ेंगे, जो है ना, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट उनके लाइफ से जुड़ा हुआ। बाकी ये सब ज़्यादा आपका मेंस में सब आएगा, ठीक है ना, मेंस के लिए है। तो जैसे कि आपका ये सब स्टाइल्स के बारे में पूछ देता है ना, या पीटी में भी आ जाता है कि भाई कौन सा स्टाइल था, या आर्च एंड डोम कहाँ, किसमें, किस स्टाइल में यूज़ हुआ, किन्होंने यूज़ किया आर्च का, डोम का, पीटी में भी आता है बेसिक फैक्ट्स, ठीक है, कहाँ से आया, ठीक है। तो जैसे या अभी आपने ये लास्ट पीटी में ही आया था शायद आपके, या उससे पहले वाले में, कि बाबर आया तो आर्टिलरी का यूज़ वगैरह, एक बाबर से जुड़ा क्वेश्चन था ना, स्टेटमेंट्स थे उसमें कई। हाँ हाँ, तो इस तरह का आ सकता है, इसलिए इन सब फैक्ट्स को हमें याद तो रखना है। ये पीटी में भी आजकल आ रहा है, ठीक है। तो मेजर जो चीज़ें हैं, लेकिन यही है कि इसमें ऐसा बहुत डिटेल आपको नहीं दिया है। एक जनरल, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए लग रहा होगा, एक आध बार आप रिवाइज कर लेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल, नॉट मच डिटेल। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। आर्च एंड डोम जो है कि कहाँ यूज़, किस सेंचुरी में यूज़ हुआ, और नागर स्टाइल में क्या तरह का था, शिखर स्टाइल या जो मंदिर है वो किस स्टाइल में है ना। जैसे पूछ सकता है कि भाई जो वहाँ मीनाक्षी मंदिर किस स्टाइल का है ना। इस तरह से आपको नागर स्टाइल, शिखर स्टाइल, ये द्रविड़ स्टाइल, या उसमें शिखर किस में इस्तेमाल होता है, विमान किस में होता है, गर्भगृह किस में होता है, या उसके बारे में स्टेटमेंट देके इन स्टाइल्स के बारे में, है ना, पूछ सकता है। तो फैक्ट्स हैं काफ़ी, इसको आपको लेकिन याद करना है, ठीक है ना। ये बुक में तो जो भी दिया इस सबको आपको याद करना है। तो बहुत मतलब बेसिक फैक्ट्स है, बहुत शॉर्ट में आपको ख़त्म कर दे रहा है, नहीं तो इन चीज़ों पर बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं एडवांस बुक्स में। तो ये इम्पोर्टेंट बिल्डिंग अब अभी जैसे आगे कुतुब मीनार का दिया है, तो ये सब तो आपको याद रखना ही है ना। किसने बनवाया, कब बनवाया,
कितने इसमें ये है स्टोरेज हैं, कितना ऊंचा है, ये सब तो बेसिक फैक्ट्स आपको सब याद रखना पड़ेगा जो है। तो हाँ, फैक्ट्स तो है, उसको एक एक चीज़ को दिमाग में बिठाना पड़ेगा, है ना। आर्च का दो तरह का है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, तो यहीं तक आज रखते हैं। लेकिन इनको प्रॉपरली मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि अभी से आप इसको डिटेल में ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि आपको हाँ पीटी में भी हिट करेगा और मेंस में भी, ऑप्शनल में भी ये हिट करेगा, दोनों जगह। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप रिवाइज करेंगे। तो कई इसमें आता है, जैसे आपको हाँ हाँ, कहीं आपको वो जैसे कोई बीमारी, वहाँ भी यूज़ हो जाता है। कोई बीमारी हो गया आपको, ही वॉज हिट विथ सम डिजीज़, है ना, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कई तरह से यूज़ होता है। हिट हो गया, अब ये भी कहते हैं सुपर हिट, हिट है, तो वहाँ है कि मतलब इट गॉट, मतलब इट इम्प्रेस्ड, है ना। हाँ हाँ, तो वहाँ भी यूज़ होता है वैसे भी। देखिए ये सब क्या है, यूजेज के हिसाब से। देखिए कई ऐसे शब्द होते हैं ना कि लोग, किसी ने इस्तेमाल किया और सब लोग उसको इस्तेमाल करने लग गए, भले उसका मतलब हो चाहे नहीं, तो वो भी हाँ, वो भी कॉमन यूज में आ जाता है और वो धीरे धीरे उसका मीनिंग एक तरह से बन जाता है। तो ये है, यूजेज पर भी होता है। डोमिनेट, हाँ डोमिनेट या हिट भी होता है। हाँ हाँ हाँ।